नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की फ़िज़िक्स का अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है हमारी प्रकाश के परावर्तन की, कि प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हमारे पास कोई पृष्ठ है, कोई चिकना पृष्ठ, जैसे कांच हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो कोई भी चिकने पृष्ठ से जब हमारा प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो ये हमारी क्रिया कहलाती है परावर्तन। जैसे मैं आपको बता देता हूँ फिगर द्वारा। ये हमारा कोई चिकना पृष्ठ है, ये हमारी प्रकाश की किरण आई और ये यहाँ से टकराकर वापस इसी माध्यम में आ गई। ये यहाँ से चली और ये यहाँ वापस इसी माध्यम में आ गई, तो ये कहलाया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, अब जो किरण आती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो किरण टकराकर वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब इस पर हम एक अभिलंब डाल दें, एक लंब डाल दें, तो ये लंब कहलाता है हमारा अभिलंब। और इस जो अभिलंब से आपतित किरण का कोण कहलाता है हमारा आपतन कोण। और जो परावर्तन वाला कोण होता है ये कहलाता है हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, समझ में आ गए। और ये जो हम लंब डालते हैं ये कहलाता है हमारा अभिलंब। तो ये हमारी पूरी घटना हो गई प्रकाश के परावर्तन की। ये हमारा कोई चिकना पृष्ठ है, दर्पण हो सकता है, लेंस हो सकता है। यहाँ से इस पर एक किरण आई और वापस इधर चली गई, तो इस पर हमने एक लंब डाल दिया जो कहलाया अभिलंब। जो किरण आई वो कहलाती है हमारी आपतित किरण, और जो किरण गई, इससे टकराकर जो किरण गई वो कहलाती है हमारी परावर्तित किरण। और अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाती है वो कहलाता है आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण अभिलंब से कोण बनाती है वो कहलाता है हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, अब आते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का हमारा पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु वह बिंदु जहाँ पर ये हमारी किरण आके टकराती है, तो ये बिंदु कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे अब हमें दिखाई दे रहे हैं ये कागज़ के एक ही तल पर है, ऐसा नहीं कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, तो ये हमारे एक ही तल में होंगे। तो ये है हमारा परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम, अगला नियम है हमारा कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा परावर्तन कोण और ये आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब, जो हमारा परावर्तन कोण है इसको हम मान लेते हैं R से डिनोट करते हैं, ये हमारा बराबर होगा आपतन कोण के, और आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं। तो R बराबर I की होगा यदि कोई चिकने पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है तो ये हो गए हमारे परावर्तन के दो नियम होते थे। समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से, मान लो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से अपवर्तित या परावर्तित होती हैं, अपवर्तन आगे आएगा, परावर्तन अब चल रहा है, तो किसी बिंदु से अपवर्तित या परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाके मिलती हैं। प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से अपवर्तित या परावर्तित होकर
किसी दूसरे बिंदु पर जाके मिलती हैं तो जो दूसरा बिंदु है वह पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की परिभाषा समझ में आ गई। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। तो पहला है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर क्या होता है, एक किरण हमारी अपवर्तन या परावर्तन होके वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, किरण हमारी वास्तव में मिलती हैं। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि अपवर्तन या परावर्तन होने के पश्चात किरण हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक्चुअल में नहीं मिलती लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, और किरण वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे प्रतिबिंब के प्रकार। अब चलते हैं अगले टॉपिक, दर्पण। तो दर्पण क्या होता है कि किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच के एक साइड में हम पारे अथवा चांदी, एक कांच पर पारा या चांदी की पॉलिश कर देते हैं, पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर लोहे का लाल ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो उसका जो एक पृष्ठ जो है वो हमारा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है और दूसरा पृष्ठ बंद हो जाता है। तो यही कहलाता है हमारा दर्पण। किसी कांच पर या कांच या किसी चिकनी वस्तु पर हम पारा या चांदी का लेप लगा के उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, तो वह कांच हमारा बन जाता है दर्पण। तो यही हमारा दर्पण कहलाता है। दर्पण हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। समतल दर्पण आप घर में यूज करते हैं सुबह सुबह जग के मुंह देखने के लिए, तो वो कहलाता है हमारा समतल दर्पण, ये प्लेन होता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है, ये थोड़ा सा गोलाकार होता है, कर्व में होता है, वो कहलाता है हमारा गोलीय दर्पण। अच्छा, गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। ये सीधा खड़ा, तो ये पीछे हमने पॉलिश कर दी, तो ये हो गया समतल। और इस तरह का कोई गोलीय कांच लिया और इसके पीछे इस तरह से पॉलिश कर दी, तो ये हो गया हमारा अवतल। और इसी गोलीय कांच पर जब हम अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा उत्तल। ये अवतल और ये हमारा समतल। तो ये होते हैं हमारे तीन प्रकार के दर्पण, जिसका हम अध्ययन अब डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब आइए हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसको हम अवतल बोलते हैं, और ये हमारा उत्तल होता है। उत्तल में अंदर की तरफ पॉलिश होती है और अवतल में बाहर की तरफ पॉलिश होती है। ठीक है, अब ये तो हमारा दर्पण है। अब इसको हमने मान लिया ये इस गोले में से कटा हुआ है, तो ये हमने मान लिया कि ये इस तरह से पूरा गोला है। ठीक है, जब ये कहीं पूरा गोला होगा तो इसकी कोई सेंटर होगा, केंद्र भी होगा। भाई कोई केंद्र होता है किसी गोले का, तो ये केंद्र जो होता है यह केंद्र कहलाता है हमारा वक्रता केंद्र। ये जो केंद्र है ये कहलाता है हमारा वक्रता केंद्र। इसमें भी एक केंद्र होगा, भाई ये भी एक गोले का हिस्सा है, तो ये जो केंद्र कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, अब इस केंद्र से और इसके बीचों बीच एक रेखा खींच दी, ये हमने, तो ये जो हमारी रेखा है यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये कोई P बिंदु है, तो ये जो एक त्रिज्या हो गई, तो यही हमारी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसको हम आर बोलते हैं, ये कहलाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या। आर क्या है हमारी? वक्रता त्रिज्या। भाई हर गोले की एक त्रिज्या होती है और वही त्रिज्या हमारी दर्पण के लिए कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब ये जो, अगर हम इसको थोड़ा और लंबा खींच दें यहाँ से, तो यही कहलाता है हमारा मुख्य अक्ष। ये कहलाता है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है। अब एक होता है अभिलंब। दर्पण से, और वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं, दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र, दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर को मिलाने वाली रेखा हमारी कहलाती है अभिलंब। समझ में आ रहा है? किसी बिंदु से, हम दर्पण के किसी बिंदु से कहीं से भी ले सकते हैं और उसको वक्रता केंद्र से जोड़ दें तो वो कहलाता है हमारा अभिलंब। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है द्वारक। द्वारक होता है हमारा, ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाने वाली रेखा हमारी कहलाती है द्वारक। तो ये हो गई हमारी द्वारक। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोकस। फोकस से पहले एक चीज़ और बताता हूँ, ध्रुव। तो ये जो बिंदु है P, ये कहलाता है हमारा ध्रुव। इसको हम P बिंदु मानते हैं और ये गोलीय दर्पण के जस्ट बीच में होता है और इससे वक्रता केंद्र से मिला हुआ होता है, मुख्य अक्ष पर होता है, तो ये कहलाता है हमारा ध्रुव। ठीक है। उसके बाद आते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस होता है हमारा किसी गोलीय दर्पण पर अक्ष के समांतर, अक्ष कौन सा हो गया? ये हो गया। अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो बिंदु कहलाता है हमारा फोकस। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मान लो हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसका अक्ष हो गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका अक्ष हो गया। अब ये किरण आई हमारी इसके समांतर, यहाँ से परावर्तित होके इस तरह से निकल गई। एक किरण ये आई, यहाँ से परावर्तित होके इस तरह से निकल गई। और भी बहुत सारी किरणें आई और सभी किरणें हमारी इसी जगह को होके निकल गई। तो ये जो बिंदु होगा इसको हम F से दर्शाते हैं, ये हमारा कहलाएगा फोकस। अच्छा, अब उत्तल दर्पण लेते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसमें इधर पॉलिश होती है और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके समांतर किरण आई और ये इधर निकलेगी। भाई इसकी गोलाई इधर है तो गोलाई के हिसाब से उधर निकलेगी, इसकी गोलाई ऐसी थी तो ये अंदर की तरफ आती, और ये इधर से किरण आई तो ये इधर निकल गई। लेकिन ये हमें क्या होगा कि पीछे को इस तरह से जाएंगी और इस जगह पर हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो ये बिंदु कहलाएगा हमारा फोकस। ठीक है। अब ये ध्रुव होता है P। अब P से लेकर फोकस बिंदु की दूरी कहलाती है हमारी फोकस दूरी। तो PF हो गई हमारी फोकस दूरी। फोकस समझ में आ गया? फोकस दूरी समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। अगर हमें गोलीय दर्पण में अगर कहीं कोई दूरी लेनी हो तो उसके लिए प्लस लेंगे उसको या माइनस लेंगे, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो बाएं से दाएं अगर हम इधर से दूरी इधर नापते हुए जा रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर हम दूरी इधर से इधर, दाएं से बाएं
अगर हम इधर से इधर नाप रहे हैं दूरी को तो वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, माइनस में। समझ में आ रही है? अगर हम इस दूरी को इधर से इधर नाप रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में ली जाएगी, और हम दूरी को इधर से इधर नाप रहे हैं तो वो दूरी हमें नेगेटिव में या माइनस में ली जाएगी। ठीक है। अगर हम दूरी को मुख्य अक्ष से ऊपर नाप रहे हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, तो वो पॉजिटिव में नापी जाएगी। अगर हम मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नाप रहे हैं दूरी को तो वो माइनस में नापी जाएगी। समझ में आ रहा है? मुख्य अक्ष से ऊपर पॉजिटिव और मुख्य अक्ष से नीचे नेगेटिव। बस यही चिन्ह परिपाटी थी। दाएं से बाएं नापेंगे, दाएं से बाएं नापेंगे तो नेगेटिव, और बाएं से दाएं नापेंगे तो पॉजिटिव। अक्ष से ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव और अक्ष से नीचे नापेंगे तो नेगेटिव। ठीक है। तो ये थी हमारी चिन्ह परिपाटी। अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोलीय दर्पण है हमारे पास, तो उसमें प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं। तो एक नियम तो हम पीछे बता ही चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो हमेशा दर्पण के फोकस से होकर जाती है। समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। चाहे इसे ले लो इस तरह से, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये समांतर किरण आई और ये इस तरह से जाएगी, तो ये यहाँ से मुख्य अक्ष पर प्रतीत होगी हमें। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण जाती है वो हमारी फोकस से होकर जाती है, तो ये हमारा फोकस हो गया। ये था हमारा पहला नियम। अब ये हमारा ऐसे उल्टा भी हो सकता है इसका, कि अगर हमारी कोई आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। भाई मान लो मुख्य फोकस से हमारी कोई किरण आ रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ऐसे ही इस तरह से जब इधर से कोई किरण आ रही है मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर होके तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होके निकल जाएगी। तो ये उल्टा और सीधा दोनों नियम होते हैं। ठीक है। और अगला नियम होता है, इस गोलीय दर्पण का एक वक्रता केंद्र होता है, अभी बताया था, उसको सी से डिनोट करते हैं। तो वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण, वक्रता केंद्र से जो भी किरण आएगी वह उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ये वक्रता केंद्र है, मान लो इसके समानांतर कोई किरण आती है तो वह उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ठीक है। तो ये नियम थे हमारे गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के। अब चलते हैं अगले टॉपिक। अब अगला टॉपिक है अवतल दर्पण में हमारे प्रतिबिंबों का बनना। तो अवतल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ होती हैं। तो मैं आपको 6 स्थितियाँ बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहली स्थिति आती है कि वस्तु अनंत पर रखी हो। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसकी वक्रता त्रिज्या है और इसकी फोकस दूरी है। तो मान लो ये भी वस्तु हमारी अनंत पर रखी है। ठीक है। तो अनंत पर रखी है तो क्या होगा कि यहाँ से अनंत से किरण आएगी फोकस पे होके और इस तरह से निकल जाएगी, और दूसरी किरण आएगी वक्रता त्रिज्या से और वो वक्रता त्रिज्या पर किरण आती है, वो ऐसे ही वापस चली जाती है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर काटेंगे, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से उल्टा। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। छोटा का मतलब बहुत छोटा बनता है। ठीक है। उल्टा बनता है, दिख रहा है,
उल्टा बनता है, और किरणें सीधे हमें, आभासी किरण नहीं है, सीधी किरण हमें प्रतीत आ रही हैं और काट रही हैं, तो वास्तविक बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारी ये कंडीशन बनती है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन है हमारी वक्रता केंद्र तथा अनंत के कहीं बीच में हमारा वस्तु रखी है। तो ये मान लो वक्रता केंद्र से आगे और अनंत के बीच यहाँ कोई वस्तु ए बी रखी है। तो यहाँ से ये किरण आएगी इसके समांतर, और जो समांतर किरण आती है वो कहाँ होकर जाती है, हमारी फोकस पे होकर जाती है, हम जानते हैं। और उसके बाद जो फोकस पर होकर किरण आएगी हमारी, वो हमारी इसके समांतर चली जाएगी। तो इन्होंने कहाँ काटा, यहाँ काटा, तो ये प्रतिबिंब हमारा इस तरह बन गया। ठीक है, प्रतिबिंब को हम a डैश b डैश लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा बना भाई, जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, C और F के बीच में बन रहा है। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ये प्रतिबिंब की स्थिति लिख रहा हूँ मैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और किरणें हमारी काट रही हैं तो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब आते हैं अगली स्थिति पर। अगली पोजीशन है हमारी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, वस्तु वक्र के केंद्र पर है, ये ए बी वस्तु है कोई वक्रता केंद्र पर। तो इसके समांतर किरण जाएगी, अक्ष के समांतर, वो फोकस पर होकर चली जाएगी। ठीक है, और इसके फोकस पे होकर जो किरण जाएगी वो इसके समांतर चली जाएगी। तो ये कहाँ काटा, ये यहाँ पे काटा, ये थोड़ा पीछे कट गया है, ये यहाँ पे कटेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही बना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। भाई अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब दोनों बराबर के हैं तो वस्तु के बराबर, उल्टा, वस्तु से उल्टा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, समझ में आ गया? ये थी हमारी तीसरी कंडीशन। अब आते हैं हम चौथी कंडीशन पर। अब अगली कंडीशन आती है हमारी कि वस्तु जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। तो ये मान लो इसकी फोकस दूरी है F और ये इसकी वक्रता त्रिज्या है C। ठीक है, और ये इसका अक्ष है। तो वस्तु हमारी यहाँ पर रखी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो क्या कंडीशन बनेगी, तो यहाँ से इसके पैरेलल जो किरण जाएगी वो फोकस पर होकर चली जाएगी, और इसके फोकस से जो किरण जाएगी वो इसके पैरेलल चली जाएगी। तो वस्तु कहाँ बनेगी, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रही है। ठीक है, तो वस्तु कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बनना है हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। भाई वक्रता केंद्र से आगे और अनंत से कहीं पीछे बन रही है। कैसी बन रही है, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से
बड़ा और वास्तविक। ठीक है, अब चलते हैं अगली कंडीशन पर। अब अगली कंडीशन आती है जब हमारी वस्तु फोकस पर रखी हो। तो फोकस पर मान लो ये हमारी वस्तु रखी है, ठीक है। तो फोकस पर क्या होगा, यहाँ से एक किरण जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है, ठीक है, हम जानते हैं। और इसके पैरेलल जो किरण जाती है अक्ष के, वो फोकस पर होकर निकल जाती है। तो ये दो किरण अब यहाँ तो मिल नहीं, पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगी, कहीं अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। भाई पता नहीं अनंत पर कहाँ जाके मिलेंगी, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कितना, जितनी नीचे जाएंगी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता जाएगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। उल्टा बनेगा, भाई नीचे को बनेगा तो उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, जब वस्तु फोकस पर हो। अब छठवीं और आखिरी कंडीशन। तो हमारी आखिरी कंडीशन आती है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। मान लो ये फोकस है, ये हमारा ध्रुव होता है, इसको P मान लेते हैं, ये हमारा वक्रता केंद्र C। तो वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से किरण जाएगी वक्रता केंद्र के पैरेलल, और ये इस तरह से सीधी निकल जाएगी, ठीक है। वक्रता केंद्र पर जो किरण जाती है वो सीधी निकल जाती है, और इसके पैरेलल जो किरण जाएगी समानांतर, वह फोकस पर होके वो सीधी निकल जाएगी। अब देखो ये आगे दोनों चौड़ी होती जा रही हैं, तो आगे ये मिल नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या होगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं जाके मिलेंगे, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इन दोनों के हमें लेंस के पीछे मिलने का आभास होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और अब यहाँ हमें किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं है लेकिन प्रतीत हो रही हैं, तो आभासी बनेगा, ठीक है। और सीधा है तो सीधा बनेगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये थी हमारी अवतल दर्पण की 6 कंडीशन, जहां हम वस्तु को रख सकते हैं और उसके प्रतिबिंब को बनाने की कंडीशन बनती हैं। तो हम अवतल दर्पण के सामने 6 तरह से वस्तु को रख सकते हैं और उसके प्रतिबिंब को 6 तरह से बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, उत्तल दर्पण में हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन ही होती हैं, सिर्फ 2 तरह से हम प्रतिबिंब को वस्तु को रख सकते हैं। तो कैसे, कहाँ रख सकते हैं कि एक कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु जब अनंत पर हो तो क्या होगा, तो ये मान लो हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मान लो वस्तु हमारी कहीं बहुत दूर अनंत पर है, तो अनंत पर क्या होता है, ये मान लो इसका फोकस है और इसका ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से किरण आई, समानांतर इधर चली गई, और अक्ष के समांतर एक किरण यहाँ से आई और इधर चली गई। और जब अनंत पर कोई वस्तु होती है तो ये जो है हमें ये आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये किरणें हमें पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी, वो भी फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, फोकस पर सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी हमारी उत्तल दर्पण में।
अब दूसरी कंडीशन है, सिर्फ दो ही कंडीशन बनती हैं। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है P, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो मान लो ये वस्तु यहाँ रखी है, ये ध्रुव है, ये वस्तु रखी है और पीछे अनंत है, तो अनंत और इसके बीच रखी है। तो अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी वह इस तरह से चली जाएगी, फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और इसके वक्रता केंद्र के पैरेलल जो किरण जाएगी वो वापस चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे वापस चली जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कट गई, दोनों कटने पर ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच बना और सीधा बना। और ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही तो आभासी बना। और वस्तु से छोटा, भाई वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना सा बनना है तो वस्तु से छोटा, ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशन थी उत्तल दर्पण की। तो ये जो हमारे प्रतिबिंब बनने की उत्तल और अवतल दर्पण की कंडीशंस यहीं समाप्त होती हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर।